प्रीपोजिशंस का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच आपस में संबंध को सूचित करते हैं। संबंध सूचित शब्द। प्रीपोजिशंस में से सबसे पहला प्रीपोजिशन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ऑन। ऑन के बारे में देखिए कि जब कोई एक नाउन या प्रोनाउन, देखिए यहां पे एक टेबल में ये वाज रखा हुआ है, तो इन दोनों में कोई एक नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संपर्क दशा में हो, टच्ड हो। आप देख रहे हैं कि जो ऊपर में वाच रखा हुआ है वो टेबल से टच्ड है। तो जब दोनों नाउन संपर्क दशा में हो तो ऐसे में ऑन का यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल क्या है? बुक है। इज ऑन द टेबल। अब देख रहे हैं कि टेबल के ऊपर बुक है तो कैसी दशा में है? टच्ड है। तो ऐसे में हम ऑन का प्रयोग ऊपर के अर्थ में करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए जिसमें है द मैन इज राइडिंग। ये जो मैन है राइडिंग कर रहा है, सवारी कर रहा है, किसके ऊपर? ऑन द हॉर्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि घोड़े के ऊपर सवारी कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या लगाएंगे? ऑन का यूज करते हैं। ठीक है? एनी क्वेश्चन? क्या कहा आपने? घोड़ा तो दौड़ रहा है, घोड़ा तो दौड़ रहा है, फिर अलार्म क्यों नहीं लगा? हाँ देखिए, घोड़ा, कौन से दो नाउन की हम बात कर रहे हैं? एक तो राइडर और हॉर्स। हम यहाँ पे रोड अर्थात सड़क और घोड़े की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम सड़क और घोड़े की बात करेंगे तो अब तब हम अलार्म लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं हिंदी में सड़क ही सड़क जा रहे थे, तो दैट इज इन इंग्लिश अलोंग द रोड। लेकिन हम यहां रोड और घोड़े के बीच का संबंध नहीं बता रहे हैं, हम संबंध बता रहे हैं घोड़े और उसके राइडर का। और आप देख रहे हैं दोनों कैसी दशा में हैं? दोनों टच्ड दशा में हैं। इसलिए यहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अपॉन का यूज। अपॉन का भी मीनिंग होता है ऊपर, ऑन का भी मीनिंग ऊपर और अपॉन का भी मीनिंग होता है ऊपर। ऑन में हमने कहा जब दोनों नाउन टच्ड हों तो ऑन लगाइए, लेकिन अब अपॉन का रूल क्या कहता है? जब कोई एक नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को आकर टच करे तो ऐसी स्थिति में अपॉन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय इज टॉसिंग। लड़का क्या कर रहा है? टॉस कर रहा है। किसको टॉस कर रहा है? द बॉल। लेकिन बॉल का रिश्ता बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है किससे? हिज हेड। तो देखिए बॉल उछल रही है और आकर हेड को टच कर रही है। तो जब कोई एक नाउन दूसरे नाउन को आकर टच करे तो ऐसे में अपॉन का प्रयोग किया जाता है ऊपर के अर्थ में। आपने बर्ड्स को देखा होगा, चिड़िया आकर बैठती है किसके ऊपर? ट्रीज के ऊपर। तो देखिए अपॉन द ट्रीज। अगर वो पहले से बैठी हुई है बर्ड तो हम कहेंगे द बर्ड इज सिटिंग, बैठी हुई है। कहां बैठी है? ऑन द ट्री। लेकिन आकर जब बैठ रही है तो हम कहते हैं अपॉन द ट्री। अगर किसी के सिर के ऊपर पत्थर गिरा तो हम कहेंगे अपॉन द हेड। द स्टोन फेल अपॉन द हेड, क्योंकि स्टोन आकर हेड को टच किया। तो ऐसी स्थिति में हम अपॉन का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं ओवर। ओवर का भी मीनिंग होता है ऊपर। देखिए अभी हमने देखा ऑन, फिर हमने देखा अपॉन, अब हम देख रहे हैं ओवर। ओवर का भी मीनिंग है ऊपर, लेकिन प्रयोग में अंतर है। कैसे? देखिए, जब
कोई एक नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से अनटच्ड हो। अगर हम ऊपर देखें, जैसा ये फैन देखिए, ये फैन मेरे सिर के ऊपर है। अगर मैं इंग्लिश में कहना चाहूं, द फैन इज ऊपर माई हेड, अब इस ऊपर के लिए ऑन लगाऊं, अपॉन लगाऊं कि ओवर लगाऊं? ओवर कहता है कि आप यहां पर ओवर का यूज करेंगे, ऑन का नहीं। अगर ये फैन मेरे सिर के ऊपर ऐसा रखा होता तो मैं कहता ऑन माई हेड। अगर ये आकर मुझे टच करता तो ऐसे में मैं लगाता अपॉन माई हेड। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों नाउन कैसी दशा में है? अनटच्ड हैं। यहां पर एग्जांपल देखिए, द बर्ड इज फ्लाइंग। आप देख रहे हैं बर्ड फ्लाई कर रहा है, उड़ रही है चिड़िया। और ये क्या है? जंगल है, वुड्स है। जो बड़ा जंगल होता है उसे फॉरेस्ट कहते हैं, और जो छोटा जंगल होता है उसे इंग्लिश में वुड कहते हैं। तो ये बर्ड कहां फ्लाई कर रहा है? ओवर। किसके ऊपर? द वुड्स माने जंगलों के ऊपर से उड़ रहा है। और देखिए ये नीचे जंगल है और बिना टच है, टच नहीं हो रहा है। अगर ये जाकर किसी ट्री के ऊपर बैठेगा तो हम कहेंगे अपॉन द ट्री। लेकिन यहां पर दोनों नाउन एक दूसरे से टच्ड नहीं है, तो ऐसे में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं अगला, अबव। अबव का भी मीनिंग होता है ऊपर। और सवाल आया ऑन, अपॉन, और उसके बाद हमने देखा ओवर, और हम देख रहे हैं अबव। चारों का मीनिंग है ऊपर। अब नियम क्या कहता है? जब कोई एक नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से अनटच्ड हो, इसके पहले भी अनटच्ड था जब मैंने ओवर का प्रयोग किया। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे हेड और फैन के बीच की जो दूरी है वो असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। जब ये दूरी अनलिमिटेड होगी, असीमित दूरी, तो ऐसे में हम ओवर के बजाय अबव का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, द एयरप्लेन इज फ्लाइंग। अब एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है, द एयरप्लेन इज फ्लाइंग अबव द विलेज। ये विलेज है, छोटा सा गांव, इसके ऊपर से प्लेन जा रहा है। तो गांव को छूते जाता तो हम अपॉन लगाते कि एक झोपड़ी को टच किया, दूसरी झोपड़ी को टच किया, ऊपर निकल गया। ऐसा तो नहीं है। और बिल्कुल नजदीक से भी जाता तो हम ओवर का यूज करते। लेकिन कोई प्लेन जो है जब किसी विलेज के ऊपर से जाता है तो आपने देखा भी होगा कि वो दूरी जो है बहुत ज्यादा होती है, अत्यधिक होती है। एक पोयम भी आपने सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उसमें एक लाइन आती, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो अबव इसीलिए लगाया गया है कि वो दूरी जो है बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद। अब हम देखते हैं ऑन का अगला प्रयोग। एक प्रयोग आपने ऑन का ऊपर के अर्थ में देखा। अब अगला प्रयोग देखिए ऑन का। अगर आपको कहीं पर डेट लिखाई दिया, दिनांक या डे का नाम है, कोई सा भी डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई सा भी डे है और डेट है, तारीख है, दिनांक है, तो याद रखिए कि डे और डेट के आगे हम ऑन का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, सोनम वाज बोर्न। कब पैदा हुई थी? दिन बताया जा रहा है ऑन मंडे, ऑन संडे। और यदि तारीख बताया जाए तो देखिए एग्जांपल, द एग्जाम इज ऑन। कितने तारीख? 5 मार्च 2017, 5 मार्च 2017। यह हो गया ऑन का प्रयोग। अब देखते हैं यूज ऑफ इन। जिस प्रकार से ऑन का प्रयोग दो के साथ होता है, वो दो क्या है? वो है डेट और डे। अगर हम डेट और डे से आगे बढ़े तो हमें माह का नाम दिखाई देता है, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द ईयर। यदि वर्ष या माह का नाम हो तो ऐसी स्थिति में ऑन नहीं बल्कि हमें इन का प्रयोग करना चाहिए।
एग्जाम्पल देखिए, सोनम वाज बॉर्न। अब यहां पे आप देख रहे हैं दिन का नाम नहीं है, यहां पे तारीख नहीं है, डेट नहीं है, दिनांक नहीं है, बल्कि माह का नाम है। तो ऐसी स्थिति में हम इन का प्रयोग करेंगे। वर्ष के साथ भी इन का प्रयोग। द एग्जाम इज, कब है एग्जाम? वर्ष दिया है इन 2017। एक बात याद रखिए, अगर आपको एक साथ दिनांक, माह और वर्ष पूरा दे दे तो जो सामने है उसी को ध्यान देंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल वॉज बॉर्न, लड़की पैदा हुई थी। अब मैं ला रहा हूं माह का नाम, उसके बाद मैं ला रहा हूं तारीख, डेट, उसके बाद सन। तो ऐसी स्थिति में मैं आन या इन का जब यूज करना चाहूं तो मुझे ध्यान देना है कि पहला शब्द क्या है, वो नेम ऑफ द मंथ है। तो ऐसी स्थिति में हमें किसका यूज करना है? इन का यूज करना है। चलिए आगे देखें। अब हम यूज ऑफ इन, एक प्रीपोजिशन के कई यूज होते हैं। अब ऐसा ही एक यूज है इन का। अभी हमने इन का एक यूज देखा, किसके साथ? मंथ के साथ, माह का नाम और वर्ष हो तो हमने इन लगाया। लेकिन इन का अगला यूज क्या कहता है? जब कोई एक नाउन या प्रोनाउन गतिशील दशा में हो। आप देख रहे हैं सड़क में ये बस जा रही है, चक्के घूम रहे हैं, माने ये बस चल रही है, तो बस कैसी दशा में है? गतिशील दशा में है, अर्थात डायनामिक कंडीशन में है, अर्थात मोशन में है। और दूसरा नाउन या प्रोनाउन स्थिर दशा में हो, और जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन है वो स्टैटिक हो, जड़ हो, वो मोशन में ना हो। तो ऐसी स्थिति में मे के अर्थ में हमें इन का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन आर ट्रैवलिंग, बच्चे यात्रा कर रहे हैं, इन द बस, ये बच्चे हैं जो स्थिर दशा में हैं, और बस जो है गतिशील। यस सर, विज्ञान कहता है कि हम बस के अंदर गतिशील दशा में होते हैं। ऐसे में तो बस और हम दोनों नाउन गतिशील दशा में होते हैं, तो यहाँ इन कैसे लगे? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। साइंस में आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया था कि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो बस तो गतिशील दशा में रहती है, लेकिन बस में बैठे बैठे भी हम भी गतिशील रहते हैं। इसीलिए होता क्या है, जब ड्राइवर बस में ब्रेक लगाता है तो हम भी अगर सावधान ना हो तो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर भागते या गिरते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम भी बस के साथ साथ गति में रहते हैं। ये किसका सिद्धांत है? विज्ञान का। लेकिन लिटरेचर में इस बात को नहीं माना गया है। लिटरेचर कहता है वो विज्ञान का सिद्धांत है, और ये कहता है कि आप देखिए बस आपको दिख रही है विजुअली कि बस गतिशील है, और उसमें बैठा हुआ ये बच्चा छोड़ के बाकी सभी स्थिर दशा में है। तो इस नियम में, लिटरेचर में आप याद रखिए, ग्रामर की भाषा में याद रखिए कि एक नाउन गतिशील दशा में होगा और दूसरा जो है स्थिर दशा में। अगर मैं किसी तालाब में जंप लगाता हूं, जैसा देखिए आई जंप्ड इन द टैंक, जब मैंने जंप लगाया तो मैं गतिशील दशा में था, लेकिन तालाब वो स्थिर दशा में था। तो ऐसी स्थिति में मैं एक नाउन या प्रोनाउन गतिशील दशा में हूं और दूसरा जो तालाब है वो स्थिर दशा में है, जड़ है, तो हम यहां पर इन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहां पे कंपेयर करके देखेंगे यूज ऑफ इन और यूज ऑफ इनटू। कहां पे इन लगेगा और कहां पे इनटू लगेगा। देखिए इन का प्रयोग, जब कोई एक नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के अंदर में स्थित हो। आप देख रहे हैं द टीचर इज इन द क्लास, ये क्लास लगी और टीचर कहां? इन द क्लास है। तो कोई एक नाउन, ये जो टीचर है
वो क्लास वाले दूसरे नाउन के अंदर में पहले से स्थित है, तो ऐसी दशा में हम इन का प्रयोग करते हैं। द गर्ल्स आर इन द क्लास, मदर इज इन द किचन। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर पहले से एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर में अवस्थित है अर्थात स्थित है। अब इनटू का यूज देखिए। इनटू का रूल कहता है जब कोई एक नाउन या प्रोनाउन, देखिए यहां पे एक नाउन है ये शरारती बंदर, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के अंदर इंटर करे, आप देख रहे हैं वो कहां डुबकी लगा रहा है, कब के अंदर। तो एक नाउन जब दूसरे नाउन के अंदर प्रवेश करे तो हम ऐसे में इनटू का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, यहां पर ये टर्टल जो है वो पानी के अंदर घुस रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई एक नाउन टर्टल कहां इंटर कर रहा है, वाटर के अंदर, तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। देखिए द बर्ड डाइव्स, डाइव माने होता है गोता लगाना, ये बर्ड कहां गोता लगा रहा है, इनटू वाटर, पानी के अंदर। चलिए अब हम इनटू का अगला प्रयोग देखते हैं। जब दोनों नाउन्स और प्रोनाउन, अब इनटू का अगला प्रयोग कहता है कि जब दोनों नाउन या प्रोनाउन, यहां पे देखिए ये पानी है और ये डाइवर है, डाइव लगा रहा है, गोता लगा रहा है। जब दोनों नाउन्स या प्रोनाउन दोनों गतिशील दशा में हो, लेकिन ये पानी किसका है, नदी का, तो देखिए नदी गतिशील दशा में है और इसने जब नदी में जंप लगाया तो ये खुद गतिशील दशा में आया और नदी भी गतिशील दशा में है। तो ऐसी स्थिति में दोनों नाउन्स या प्रोनाउंस गतिशील दशा में हो तो यहां पर में के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें, ये तैर रहा है, ये नदी बह रही है और नदी बह रही है तो नदी भी कैसी दशा में है, वो गतिशील दशा में है, डायनामिक कंडीशन में है, मोशन में है। और साथ में जो स्विमर है, जो स्विम कर रहा है, वो भी मोशन में है, गति में है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं अराउंड का यूज। ये जो बना है ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये सैटर्न है, हिंदी में शनि कहते हैं। शनि के ये जो चक्कर लगा रहे हैं वो उनके मून्स हैं, उनके चंद्रमा हैं, हम सैटेलाइट्स भी कह सकते हैं। तो देखिए ये जो गोल गोल छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं आर मूविंग, वो मूव लगा रहे, चक्कर लगा रहे, किसके अराउंड, अराउंड द सैटर्न, शनि के चारों तरफ। तो इसका प्रयोग केवल यही है कि अगर हम कोई ऐसा वर्ड यूज करना चाहें जिसका मीनिंग चारों तरफ हो तो अराउंड का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं बिटवीन एंड अमंग का यूज। बिटवीन का अर्थ होता है बीच या मध्य, और अमंग का भी वही मीनिंग होता है, बीच या मध्य। देखिए जब दो के मध्य कोई कार्य हो, एग्जाम्पल देखिए, द फाइट बिगेन, ये फाइट शुरू हो गई, किनके मध्य, अनुज और विमल के मध्य। तो अब एग्जाम्पल में देखिए दो लड़कों के मध्य या बीच में फाइट शुरू हुई। तो जब दो के बीच में कोई भी कार्य हो तो ऐसे में प्रीपोजिशन हम बिटवीन का यूज करते हैं। द क्वेरल बिगेन, झगड़ा शुरू हुआ बिटवीन द टू गर्ल्स, दो लड़कियों के बीच, और दो से ज्यादा के बीच हो जाए तो हम अमंग का यूज करते हैं। जैसे देखिए मिठाई बांटी जाती है 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, तो छात्रों के बीच बांटी जाती है, तो हम कहेंगे अमंग द गर्ल्स, अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द बॉयज। और दो के बीच बांटी जाती तो हम कहते हैं बिटवीन द टू गर्ल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अमंग का, देयर वाज अ कंसर्न, किनके मध्य कंसर्न माने चिंता थी, अमंग द गर्ल्स, अमंग द कैट्स, बिल्लियों के बीच में कंसर्न था, उनको दूध नहीं मिल रहा है, चूहे नहीं मिल रहे हैं, तो चिंता में तीनों बातें कर रहे हैं। तो देखिए कंसर्न किनके मध्य है, दो कैट्स के मध्य नहीं है, दो से ज्यादा है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। अब हम विथ का यूज करते हैं। विथ माने होता है से या साथ।
आपको जब कभी समर के सीजन में कार्ड मिलते हैं शादी के, उसमें लिखा होता है विथ फैमिली, परिवार सहित। यहां पर भी देखिए द रेसलर्स फॉट, ये जो रेसलर है पहलवान, सुमो पहलवान, ये फाइट कर रहे हैं, उन्होंने फॉट किया, वो लड़े। किससे लड़े? विथ ईच अदर, एक दूसरे से लड़े। आप जब स्कूल आते हैं तो विथ योर फ्रेंड आते हैं, यू कम विथ योर फ्रेंड। आप जब आते हैं विथ योर बैग आते हैं। ओके, तो विथ का एक यूज हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल देखिए, द मैन इज गोइंग, ये आदमी जा रहा है। कैसे जा रहा है? विथ हिज फैमिली जा रहा है। ये हो गया विथ का प्रयोग, जिसमें विथ में दो नाउन या दो से अधिक नाउन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। इसके बाद देखते हैं यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब भी होता है विथ के जैसा, विथ माने से और फ्रॉम माने से। लेकिन फ्रॉम कहता है जब दोनों नाउन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, जब दोनों नाउन एक दूसरे से अलग हो जाए। देखिए एक हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर रवाना हुआ दुर्ग से। कहां से आ रहा है हेलीकॉप्टर? द हेलीकॉप्टर इज कमिंग। कहां से आ रहा है? फ्रॉम दुर्ग। तो दुर्ग से आ रहा है, इसका मतलब ये दुर्ग से वो अलग हो गया। ठीक है, जब कोई एक नाउन किसी दूसरे नाउन से अलग हो तो ऐसे में से के अर्थ में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। विथ और फ्रॉम के बारे में एक बात और याद रखिए, चीजें दो प्रकार की होती हैं। कुछ कॉन्क्रीट होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। अगर पापा ने कहा मैं तुमसे नाराज हूं, तो देखिए पापा की नाराजगी आपसे कनेक्ट होती है, वो दिख नहीं रहा है, हम महसूस करते हैं। तो ऐसे में हम विथ का यूज करते हैं। आई एम एंग्री विथ यू, तो यहां पर विथ का यूज इसलिए हुआ है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये फीलिंग है जिसे आपको महसूस करना होता है। तो ऐसे में हम यहां पर विथ का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ अंडर। अंडर माने होता है नीचे। आप देख रहे हैं द बियर इज, ये भालू कहां है? नीचे है। किसके अंडर है? अंडर द ट्री। जब कोई एक नाउन दूसरे नाउन के नीचे हो, लेकिन ये दूरी हद से ज्यादा ना हो, अनलिमिटेड ना हो। अगर अनलिमिटेड होगी तो हम बिलो का यूज करेंगे, BELOW का यूज करेंगे। लेकिन जब हम किसी पेड़ के नीचे, किसी छत के नीचे यहां पर खड़े हैं तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं, अर्थात अंडर माने नीचे का प्रयोग करते हैं। मैं कहां खड़ा हूं? आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ, छत के नीचे खड़ा हूं। और ये यदि अनलिमिटेड हो तो मैं ऐसी स्थिति में बिलो का यूज करूंगा। अंडर का एक यूज होता है जब हम किसी के अधीन काम करते हैं, जैसे आई एम वर्किंग, तो मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूं, अंडर माय प्रिंसिपल। एक प्रयोग ये भी है। और बिलो का एक प्रयोग ये है, अगर देखिए मैं इस जगह में खड़ा हूं, इस जगह में, या मैं सीढ़ी के नीचे खड़ा हूं, तो मैं सीढ़ी के नीचे नहीं खड़ा हूं, तो इस वाले नीचे के लिए भी बिलो का यूज करते हैं, अंडर का यूज नहीं करते। अगर आपकी फ्रेंड कह रही है फोन से कि मैं सीढ़ी के नीचे खड़ी हूं, तो अंडर द स्टेयर नहीं खड़ी है वो। अगर सीढ़ी के नीचे घुस गई तो वो अंडर है, अगर सीढ़ी के इस वाले हिस्से में खड़ी है तो वो बिलो है। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट, ये लास्ट स्लाइड है, कुछ इंपॉर्टेंट और भी प्रीपोजिशंस हैं जो एग्जाम में प्रायः आते हैं, जिनका कोई रूल नहीं, आपको याद रखना है कि बस उनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन जुड़ता है। जैसा प्रीफर नाम का एक वर्ब है, उसके साथ एक प्रीपोजिशन जुड़ता है, वो है टू। जैसे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आई प्रीफर ब्लैंक, सॉरी आई प्रीफर टी ब्लैंक कॉफी। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हम देन लगा देते हैं। देन माने होता है तुलना में। देन कहता है मेरा यूज तब कीजिए जब कंपैरेटिव डिग्री दिया है। लेकिन उस सेंटेंस में आप देख रहे हैं आई प्रीफर टी ब्लैंक कॉफी,
तो आप देख रहे हैं इसमें तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं है, तो देन लगाने का कोई औचित्य नहीं है। और प्रीफर नाम की वर्ब कहती है मेरे साथ हमेशा आप टू नाम का प्रीपोजिशन लगाइए। तो ये हो जाएगा आई प्रीफर टी टू कॉफी। नेक्स्ट देखिए गुड। गुड, बेटर, बेस्ट, ये एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। एक बात याद रखिए, गुड के साथ हमेशा एट लगाना है। हम कंफ्यूज होकर 3 लगा देते हैं, हम कहते हैं वो व्यवहार में बहुत अच्छी है, शी इज वेरी गुड इन बिहेवियर, शी इज वेरी गुड इन इंग्लिश। तो यहां पे हमने मिस्टेक किया। गुड या बेटर या बेस्ट के साथ हमेशा एट का यूज कीजिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा शी इज गुड एट इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए फॉन्ट। फॉन्ट का मीनिंग होता है शौकीन, ये एडजेक्टिव है। फॉन्ट के साथ ऑफ का यूज होता है। आई एम फॉन्ड, मैं शौकीन हूं ऑफ कुकिंग। आई एम फॉन्ड किस बात का? ऑफ डांसिंग। तो फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ लगाइए। डाई, हमेशा एक प्रश्न आता ही है, डाई। डाई क्रिया के तीनों रूप देखिए, डाई, डाई, डाई। एक और है उसका फार्मूला, डाई, डाई, डेड। लेकिन डेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन जब वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो हम डाई, डाई, डाइड का यूज करेंगे। और इनमें से कोई भी रूप हो वर्ब का, चाहे प्रेजेंट रूप हो, चाहे पास्ट फॉर्म हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल तीसरा रूप हो, ऐसी स्थिति में आप डाई के साथ आपका प्रयोग कीजिए। जैसे देखिए द मैन डाइड, वो आदमी मर गया। अब किससे मरा? आपको ऑप्शन में फ्रॉम भी दिया होगा, विथ भी दिया होगा। याद रखिए डाई क्रिया के साथ आपको ऑफ लगाना है। डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ प्लेग, प्लेग नाम की बीमारी से मर गया। तो डाई क्रिया का साथ ऑफ के साथ होता है। अब अगला देखिए ब्रेक आउट। यहां पर इसका मीनिंग याद रखिए, शुरू होना। जब युद्ध या कोई बीमारी फैलती है तो यकायक शुरू होती है, अचानक शुरू होती है। उसके लिए हम स्टार्ट अर्थात बिगिन का यूज ना करते हुए हम ब्रेक आउट, ब्रोक आउट, ब्रोकन आउट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए द एपिडेमिक माने महामारी, ब्रोक आउट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में महामारी शुरू हो गई इन द 14th सेंचुरी, जिसे ब्लैक डेथ, काली मौत कहा गया। तो शुरू हो गई माने ब्रेक आउट का सेकंड फॉर्म हमने ले लिया, ब्रोक आउट। बस प्रीपोजिशन में इतना ही। थैंक्स।